Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 143 की यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिट 1 को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि यूनिट 1 में हमने पढ़ा था कि भाई जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो कितनी ज़्यादा डोमिनेंट हो गई थी हमारे ऊपर, ठीक है, कि जैसा वो बोलती थी वैसा ही होता था, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी ग्रोथ होने लगी, ठीक है, लोगों को उस पर ट्रस्ट होने लग गया, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई और हमारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं जो कि बीजेपी, ठीक है, वो क्या है कि फोर्स में आ गई, फिर उनने हमारे वेलफेयर के लिए काम किया, ठीक है। तो अब हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 7 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क, थर्ड मार्क्सिज्म फ्रेमवर्क, फोर्थ द पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क, फिफ्थ फेडरेशन बिल्डिंग फ्रेमवर्क, सिक्स सोशल कैपिटल फ्रेमवर्क एंड लास्ट फ्रेमवर्क्स टू स्टडी इलेक्शन। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस हमारा एक बहुत ही एसेंशियल टूल है ये एनालाइज करने के लिए कि हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और जो भी उसके लिए सॉल्यूशंस है उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क। देखो सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क क्या होता है। सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क स्पेशली होता है एनालाइज करने के लिए इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स को, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रोसेस है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है स्टेट लेवल पे। इसका स्पेशल फोकस होता है इंटरेक्शन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बीच इंटरेक्शन में, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच इंटरेक्शन, जो भी आपके इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं उसका, सिविल सोसाइटीज़ का, ठीक है। इसके कुछ की एक्सेप्ट्स बताए गए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देखो भाई हमारे ये तो है नहीं कि जो हमारी एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही क्या है कि पूरा हमारा देश अच्छी तरह चला सकती है। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि सब में पावर्स डिवाइड कर दी हैं। जैसे कि आपका लेजिस्लेचर के पास अलग पावर है, जुडिशरी के पास अलग, एग्जीक्यूटिव के पास अलग और लोकल गवर्नेंस के पास अलग पावर है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका काम है पॉलिसी फॉर्मेशन का और उसको इम्प्लीमेंट कराने का, ठीक है। रोल ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स, जैसा कि इसमें बताया गया है कि भाई जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, या फिर जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब जो कि हमने खुद चुन के उनको नेता बनाया है, उनका काम है इंटरेक्ट करना गवर्नमेंट के साथ और उसको एक अच्छी शेप देना कि कैसे हम अपनी सोसाइटी का वेलफेयर कर सकते हैं और उसके डिसीजन मेकिंग पावर में उसकी हेल्प करना, ठीक है। जैसे कि भाई देखो अब हमने क्या किया कि रूल्स तो बना दिए, उस पर फीडबैक भी तो बहुत ज़रूरी है लोगों का, ठीक है। तो हमें क्या है कि भाई पॉलिसी बनानी है, फिर हमें लोगों का फीडबैक लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है मार्क्सिज्म फ्रेमवर्क। देखो भाई मार्क्सिज्म फ्रेमवर्क एक क्रिटिकल लेंस है जो कि हेल्प करता है एनालाइजिंग में, ठीक है, आपके पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम को। ये स्पेशली फोकस करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज में कि भाई किसको कितने कैसे रिसोर्सेज मिले हैं। इसके कुछ की प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है हिस्टोरिकल मेटरलिज्म। भाई इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के कैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों के बीच, जैसे जेंडर, आपकी इक्वालिटी को लेके, या फिर भाई रिच और पुअर को लेके, तो कैसे हमें उनको सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे हम टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, कैसे हम अपना जो सिस्टम है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिकल मार्क्सिज्म फ्रेमवर्क। देखो ये फ्रेमवर्क स्पेशली क्या करता है कि जो भी हमारे मटेरियल कंडीशंस हैं उसको एक मोड देता है, शेप देता है हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशन को। देखो इसमें स्पेशली बताया गया है कि जैसे आपके देखो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनता है ना, तो हमारा जो फिनिश गुड है ये तो है नहीं कि भाई वो घर बैठे बैठे सेल हो जाएगा, ठीक है, हमें उसको भी क्या करना पड़ता है, ऐसे एडवर्टीज करना पड़ता है, उसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको क्या है खरीद लें, ठीक है। और इसमें देखो इसमें स्पेशल फोकस करा जाता है जो भी हमारी क्या है कि जो भी हमारी स्टेट पॉलिटिक्स है वो क्या है कि जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं,
ठीक है, उसका इंटरेस्ट जानने में कि भाई इनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब एक तरह से एनालाइज करें कि भाई लोगों की डिमांड क्या है। ठीक है, जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको हम रिमूव करके हम अपने क्या है मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट टॉपिक है नियो मार्क्सिज्म फ्रेमवर्क। देखो, नियो मार्क्सिज्म फ्रेमवर्क है कि भाई कैसे हम अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे हम अपना कल्चर प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इनइक्वालिटी को रिमूव करके कैसे हम अपनी पॉलिटिक्स को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भाई जो हमारा कल्चर है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि हम अपना कल्चर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने कल्चर के बारे में अवेयर करके। ठीक है, और जो भी इनइक्वालिटी वगैरह है, जो लोग सोचते हैं कि भाई ये तो इनइक्वालिटी है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है कैसे वो एक अपना अच्छा सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो। ठीक है, उनकी ग्रोथ हो। द नेक्स्ट टॉपिक है द पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क। देखो भाई, मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क है कि हम अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ के हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े। ठीक है, हम अपनी सोसाइटी का क्या है डेवलपमेंट करें, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाए। ठीक है, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा क्या है इंक्रीज करें। ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि है एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड वॉइस, कि भाई जो भी हमारा मार्जिनल ग्रुप है उसको भी हम क्या है कि भाई देखो हम तो नहीं समझते उसको नीचे, पर वो क्या है वो लोग खुद ही ये समझते हैं, क्योंकि भाई पहले लोगों ने इतना भेदभाव कर दिया, तुम छोटी कास्ट हो हम बड़ी कास्ट हैं, तो वो लोग अपने आप को बहुत डीमोटिवेट फील करते हैं। तो क्या है कि भाई हमें उनको मोटिवेट फील कराना, हमें उनको भाई ये यकीन दिलाना है कि तुम भी हमारे बराबर हो और तुम भी डिसीजन मेकिंग में पूरा पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि भाई मीडिया क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स बता सकती है उनको। ठीक है, उनको नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना सिखा सकती है अपने कल्चर के बारे में, और भाई जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको तो रिमूव करे ही, साथ में उनको ये बताए कि भाई तुम्हारे पास इतने सारे राइट्स हैं अपने लिए। ठीक है, कोई भी कुछ भी बोले सीधा जेल में चलो जी। नेक्स्ट टॉपिक है फेडरेशन बिल्डिंग अप्रोच। देखो, इसका मेन काम है कि भाई जो भी आपके फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी चैलेंजेस हैं उनको रिमूव करना। ठीक है, उसकी फंक्शनिंग पे ध्यान देना, उसके फॉर्मेशन पे ध्यान देना। ये स्पेशल फोकस करता है आपकी पावर शेयरिंग पे। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल रिलेशनशिप पे, और एक बैलेंस बना के रखना फेडरल सिस्टम में। ठीक है, इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं कि भाई जो पावर है वो क्या है कि डिवाइड है हर इंस्टीट्यूट में, मतलब जैसे आपके लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, आपकी जुडिशरी में, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट काम है, तो उनको करने दो बिना किसी भी टांग अड़ाए। ठीक है, अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाओ अपने कल्चर को। ठीक है, और जो भी भाई टाइम के साथ चेंजेस करने की ज़रूरत है वो करो, क्योंकि वो क्या है इम्पॉर्टेंट है। अगर देखो हम टाइम के साथ चेंजेस नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री क्या है पीछे रह जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल कैपिटल फ्रेमवर्क। देखो, ये स्पेशल फोकस करता है कि हमारे सोशल नेटवर्क कैसे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं। ठीक है, हम पे लोगों को कितना ट्रस्ट है। ठीक है, उस वजह से क्या है कि भाई हम अपने नॉर्म्स वगैरह कि मतलब लोगों को इतना ज़्यादा ट्रस्ट है। ठीक है, उससे क्या है कि हमारा जो भी क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम है या पॉलिटिकल सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा स्ट्रांग होगा, और जो भी हमारे गोल्स हैं हम वो क्या है अचीव कर पाएंगे। ठीक है, इसके कुछ की कंपोनेंट्स बताए गए हैं, जैसे हमारा नेटवर्क सबसे अच्छा होना चाहिए। देखो, नेटवर्क तो अच्छा हो जाएगा, पर जब तक हमारी जो देश की जनता है जब तक वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराना सबसे इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस फैलाना, उसको ये बताना कि गवर्नमेंट भाई बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत अकाउंटेबल है, तुम जो चाहो वो पूछ सकते हो गवर्नमेंट से। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रोल इंक्रीज करना। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना, अपना जो भी भाई पहले ट्रस्ट हमने खो दिया है उसको दोबारा से क्या है बिल्ड करना। आपका लास्ट टॉपिक है फ्रेमवर्क्स टू स्टडी इलेक्शन, कि भाई देखो कैसे हम इलेक्शंस के बारे में लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक बहुत ही डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारी जो हमारी जनता है उसको नहीं पता। ठीक है, वो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है कि कैसे वोटिंग डालनी है, कैसे क्या करना है।
तो क्या है कि भाई उनको ये बताना कि तुम्हारी जो वोट है उस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें जिसको मन करे तुम उसको वोट दो, ठीक है। उस पर आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, ये नहीं है कि आप इस ग्रुप के हो तो आप सिर्फ इसी को वोट दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है टोटली, ठीक है, कि आप किसको अपना नेता देखना चाहते हो, ठीक है। ये आपका क्या है, अधिकार है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि भाई देखो जो भी वो उसमें आएगा, सप्ताह में आएगा, मतलब कि जो भी जीत जाएगा वो आपके क्या है, वेलफेयर के लिए काम करेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपके वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ क्या है, कंप्लेंट डाल सकते हो। और आपकी मीडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें कि वो क्या करती है, जो भी कैंपेन्स होती है उसको दिखाती है कि भाई ये वाला नेता आपके इस वेलफेयर के लिए बोल रहा है, ये वाला नेता आपके इस वेलफेयर के लिए बातें करता है, ठीक है। तो मीडिया के थ्रू हमें क्या है कि जो हमारे नेता हैं उनके बारे में और से ज़्यादा क्या है, पता चलता है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको यूनिट समझ आई है तो आप इस यूनिट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।